नमस्कार, बिहार की बाजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान मिश्रा। आज हम बात करेंगे गया जिले की इमामगंज सीट के बारे में, जहां जीतन राम मांझी को उतारा गया है। बीजेपी ने जीतन राम मांझी को उतारा है। वहीं राजद की तरफ से इसी सीट पर उदय नारायण चौधरी को उतारा गया है। यहां पर खास ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इमामगंज की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए ने जहां मांझी को बनाया है, वहीं महागठबंधन के राजद के कद्दावर महादलित नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी ने पूर्व विधानसभा रामस्वरूप पासवान की बहू शोभा देवी को यहीं पर चुनाव मैदान में उतारा है। तो यहां पर काफी दिलचस्प हो गया है मुकाबला, काफी दिलचस्प। जहां तक हम देखें कि आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो पिछले चुनाव में मांझी ने ही चौधरी को 29,000 से अधिक मतों से यहां पर पराजित किया था। उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। उनके विजय रथ को रोक दिया था। वो 5 बार इसी सीट से उदय नारायण चौधरी 5 बार इसी सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। मांझी ही वो थे, जीतन राम मांझी, जिन्होंने उनके विजय रथ पर ब्रेक लगाया था। तो यहाँ खासा मतलब अच्छा खासा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि चौधरी इस चुनाव में मांझी से अपने पुराने हिसाब को बराबर करना चाहेंगे, वो हार का बदला लेना चाहेंगे। कुछ आंकड़े हम देखते हैं कि क्या कैसा रहा है इस सीट पर। इमामगंज सीट पर आंकड़ों की बात करें तो पिछले चुनाव में चौधरी को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन वे इमामगंज सीट से 5 बार चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। वर्ष 1990 में जनता दल, साल 2000 में समता पार्टी और इसके बाद 2010 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो जनता दल यूनाइटेड में भी रह चुके हैं। तो यहां ये खास ध्यान देने वाली बात है। इमामगंज सीट पर मतदाताओं की संख्या की भी बात कर लेते हैं। करीब 2,50,000 मतदाताओं की संख्या वाले इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में मतों की बहुलता की दृष्टि से महादलित वोट सबसे अधिक हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद अति पिछड़ा व पिछड़ी जातियों के वोट हैं। अगड़ी जातियों का वोट यहाँ काफ़ी कम है। मतलब उच्च वर्ग के वोट का कुछ खास मतलब यहाँ नहीं है। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वहीं यहाँ पर किसी की भी जीत का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ ये भी खास बात है। इमामगंज में पहले चरण के तहत 28 अक्टूबर को मतदान होने वाला है। कैसे रहेगा, कितना दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला, हम बात करते हैं हमारे संवाददाता पटना से मनोज पाठक मौजूद हैं। जी मनोज, बताएं कैसा रहने वाला है ये मुकाबला। इस चुनाव में इमामगंज की सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ मुख्य मुकाबला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच बताया जा रहा है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी सियासी चाल चली है और उन्होंने पूर्व विधायक रामस्वरूप पासवान की बहू शोभा देवी को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पिछले चुनाव में मांझी ने चौधरी को 29,000 से अधिक मतों से पराजित किया था। चौधरी इस चुनाव में मांझी से अपने पुराने हिसाब को बराबर करना चाहते हैं। चौधरी 5 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस कारण मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है और चौधरी और करीबी रिश्ते मांझी के मुकाबले सामाजिक समीकरण भारी जरूर बनाते हैं, लेकिन अगर जातीय समीकरण को गौर से यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर महादलित के वोट तो हैं, लेकिन मांझी का दांगी और कुशवाहा जैसी जातियों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और मांझी मतदाताओं की संख्या भी 50,000 के करीब बताई जाती है, जो उनके पक्ष में होता है। लेकिन पिछले इस चुनाव में सरकार और मांझी से नाराज़गी उनके विरोध की तरफ जाती है। वैसे अगर मतदाताओं पर नज़र डाला जाए तो करीब 2.5 लाख मतदाताओं की संख्या वाले इमामगंज विधानसभा सीट में महादलित वोटर सबसे अधिक हैं। इसके बाद अति पिछड़ा और पिछड़ी जातियों के वोट हैं। अगड़ी जातियों का वोट यहाँ काफ़ी कम है। लेकिन इस चुनाव में लोजपा इस चुनाव
को त्रिकोणात्मक बनाने में जुटी है। अगर वो अपने योजना में सफल हो गई और मुकाबला त्रिकोणात्मक हुआ तो इसका कहा जा रहा है कि इसका नुकसान मांझी को होगा और चौधरी अपने बदला लेने में सफल हो पाएंगे। वैसे नक्सल प्रभावित इस सीट के लिए शांतिपूर्ण चुनाव कराना भी चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती है, जिसमें कैसे पार पाती है यह देखने वाली बात होगी। लोक जनशक्ति पार्टी भले ही केंद्र में बीजेपी के साथ है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने एकदम ही अलग मैदान में उतरने का फैसला किया है। 143 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो यहाँ खास ध्यान देने वाली बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए। उन्होंने यहां पर राबड़ी देवी से मुलाकात तो की ही, साथ ही तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कई तरह के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर प्रिंस राज जो कि भतीजे हैं, दिवंगत रामविलास पासवान के भतीजे हैं प्रिंस राज, वो आखिर राबड़ी देवी के आवास पर क्यों पहुंच गए, इस पर कयास लगाए जाने लगे हैं। तो हालांकि प्रिंस राज ने पत्रकारों से क्लियर इस बारे में बोल दिया कि मैं अपने बड़े पापा दिवंगत रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने को लेकर न्योता देने के लिए राबड़ी आवास आया था। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, इसे राजनीति से जोड़ना सही नहीं है, ये प्रिंस राज ने बोला है। हालांकि इधर इस खबर के बाद बिहार में सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और कुछ ही दिनों पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ही दिनों पहले तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के साथ सही व्यवहार नहीं किया है। तेजस्वी ने यह नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। फिर उसके बाद इस मुलाकात का मतलब क्या हो सकता है, आखिर क्यों वो राबड़ी देवी के घर पहुंचे। हालांकि वो इसे किसी भी राजनीतिक मुलाकात का रूप नहीं देना चाह रहे हैं, ये साफ कह दिया उनका। लेकिन अब क्या होता है, क्या किस तरह के मायने निकाले जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं। ऐसे में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वहाँ के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें कौन सी खबर सुर्खियों में है। दैनिक जागरण की मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ आज जो सुर्खियों में रहा कि दागियों को टिकट देने के कारण पर अधिकतर दलों ने साधी चुप्पी साध रखी है। कई दलों ने चुप्पी साध रखी है दागियों को टिकट देने के मसले पर। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। बिहार चुनाव मैदान में डटे उम्मीदवार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए जो आदेश दिया था उसे ज़्यादातर दलों ने नज़रअंदाज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक दल ये बताएंगे कि दागी या आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार को क्यों टिकट दिया गया। यहाँ देखिएगा, सुनिएगा, खास बात है, क्यों आखिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिनकी छवि साफ सुथरी है। अधिकतर दलों ने दागियों को टिकट देने का कारण अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक अभी तक नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद। बिहार की बाजी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों के साथ, नए राजनीतिक समीकरणों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।